हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो आज हम उसका अगला टॉपिक करेंगे। साथ में हमारी करंट अफेयर की भी सीरीज़ चलती रहती है, जिसमें आपको कल मिला था पैरा ओलंपिक के बारे में डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, जो भी हाल फिलहाल में ख़त्म हुए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत का अगला टॉपिक, लोधी वंश। तो लोधी वंश 1451 से 1556 ईस्वी पूर्व। इससे पहले हमने सैयद वंश को भी कवर कर लिया है, बाकी खिलजी वंश, गुलाम वंश, ठीक है, सभी को हमने अच्छे से कवर किया है। मोहम्मद गौरी, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के बाद जो हमने कवर किया सैयद वंश, फिर उससे किया अब हम लोधी वंश को हम कवर करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले लोधी वंश का जो शासनकाल रहा 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत के आखिरी थे। जैसे कि हमने ये गुलाम वंश हमने कवर किया, तो दिल्ली सल्तनत इस प्रकार था, जो इनका एरिया कवर था, इस प्रकार इनका नक्शा था। खिलजी वंश आया उसके बाद, तो इन्होंने इन जगह पे अधिकार किया था। तुगलक वंश जो थे ये दक्षिण भारत तक भी पहुँचे थे, ठीक है। खिलजी वंश जो था ये भी दक्षिण भारत तक पहुँचा था, लेकिन उसमें आपको वीडियो जो कराई गई है, सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी डिटेल चलो आपको बता ही देते हैं। जो खिलजी वंश था ना, उसने जो अपने दक्षिण राज्य थे उनकी अधीनता से स्वीकार करवाई थी। बाकी राजा वही थे वहीं के, उनसे वो कर वसूली का काम करता था, ठीक है, लगान वसूलना या कर वसूलना, उसका वो काम करता था दक्षिण में। लेकिन उसको वहाँ पे जीतने के बाद वहाँ पे अधिकार नहीं किया था, इसलिए इसका एरिया यहाँ तक शो कर रहा है, ठीक है। बाकी तुगलक वंश, इसका इतना एरिया था। उसके बाद लोधी वंश, उसके बाद दिल्ली सल्तनत ख़त्म ही हो गया था, ठीक है। 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक रहा था लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत का काल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश के सुल्तान अलाउद्दीन के द्वारा राज्य त्यागने के पश्चात लोधी वंश का अधिकार आया, ठीक है। लोधी वंश आए, अस्तित्व में आए। बहलोल लोधी प्रथम अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली में की गई थी, ठीक है। तो बहलोल लोधी था जो कि प्रथम अफगान था, तो इसने दिल्ली में अपने राज्य की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत में। उसने खुद को वहाँ का राजा घोषित किया, ठीक है। बहलोल लोधी 1451 से 1479 ईस्वी तक कौन रहा? बहलोल लोधी। फिर उसके बाद सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक। आखिरी शासक था इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक। इसका पानीपत का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आखिरी में अच्छे से कवर करेंगे किसके साथ हुआ और किसकी जीत हुई, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे करते हैं। आगे देखिए, बहलोल लोधी तो पहला शासक था जो कि संस्थापक था। तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। 1451 से 1489 तक इसका शासनकाल रहा था। वे अफगानिस्तान में गिलजई कबीले की शाखा शाहू खेल में पैदा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इसका जन्म हुआ था। जिसको रेड मार्क किया गया है ना, वो लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको जरूर थोड़ा ध्यान से देखा करिएगा, ठीक है। बहलोल के बचपन का नाम बल्लू था, पिता का नाम मलिक बहराम था, ठीक है। राज्याभिषेक देखिए, बहलोल लोधी ने 1451 में बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की और फिर ये गद्दी पर बैठा। सैयद वंश के समय ये लाहौर और सरहिंद का सूबेदार था। सैयद वंश का जब शासनकाल था तो ये लाहौर और सरहिंद का ये सूबेदार हुआ करता था, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, ये तो एग्जाम में काफ़ी बनते हैं कोई शासक के बारे में कि वो उस टाइम उसके शासनकाल में क्या था। कि जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि गुलाम वंश से ही सभी धीरे धीरे निकले हमें, गुलाम से खिलजी, तुगलक, तो ये सब जब उसमें से निकले हैं ना, तो वो जो राजा हुए थे तो उनमें वो दास थे या कुछ थे। लेकिन आगे जाके जब वो राजा बने तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि वो उनके शासनकाल में क्या कार्य करते थे या कौन से पद पे थे। तो बहलोल लोधी का पूछा जाए तो सैयद वंश के कार्य में लाहौर और सरहिंद का ये सूबेदार था। वजीर इसका कौन था? हामिद खां था। ये देखिए लाहौर और ये सरहिंद, ये देखिए पंजाब का में टोटल मैप है, तो ये पंजाब यहाँ पे सरहिंद है, ठीक है। तो ये इसका सूबेदार हुआ करता था। अब आगे देखिए, बहलोल लोधी सैन्य अभियान। बहलोल की बड़ी सफलता जो मानी जाती है, जौनपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिलाना था। तो ये इसकी बड़ी सफलता में आती थी, ठीक है। जौनपुर के शासक को उसने पराजित किया, हुसैन शाह को, और उसने अपने साम्राज्य में मिलाया। 1486 से 1487 में
उसने ग्वालियर के शासक रायकरण को पराजित किया। इसके 2 अभियान मेन यही थे, जौनपुर का और ग्वालियर का। तो रायकरण को पराजित कर उसे 80 लाख टका नजराना प्राप्त किया था इसने। ग्वालियर अभियान इसका अंतिम अभियान था। ठीक है, ग्वालियर से वापस आते समय 1489 ईस्वी में ये जब दिल्ली वापस आने लगा तो रास्ते में बीमार पड़ गया। ठीक है, ये बहलोल लोधी, और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जौनपुर और ग्वालियर, इसके 2 ये अभियान इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने किस अभियान के तहत मरा था, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। आखिरी अभियान था और ये ग्वालियर का अभियान था। ठीक है, जिसमें इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं इसके राजस्व सिद्धांत कैसे थे। अब्दुल्ला खान की पुस्तक तारीख़ दाऊदी, तो इससे क्वेश्चन बन गया ना कि तारीख़ दाऊदी किसने लिखी है, अब्दुल्ला खान ने लिखी है। तो अब्दुल्ला खान की पुस्तक तारीख़ दाऊदी लोधी वंश तथा अफगानों के बारे में जानकारी मिलती है। इन दोनों के बारे में जानकारी इससे मिलती है, तारीख़ दाऊदी से। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। ठीक है, जिसमें 40 बहलोल होते थे। जो 1 टका होता था उसमें 40 बहलोल होते थे। जैसे आज के टाइम में बोल लिया जाए 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, कुछ इस प्रकार। तो 1 टके में 40 बहलोल होते थे। तो इसने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। इसके सरदारों में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे। यानी जब बहलोल लोधी का शासनकाल था तो इसमें ऊंचे ऊंचे पद पे मंत्री भी थे। जैसे कुछ के नाम आपको ऐसे बता देते हैं, रायकरण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय त्रिलोचन चिंद। ठीक है, तो ये सब इसके प्रमुख थे। ठीक है, राय क्या नाम है, राय चित्रलोकन चंद इसके प्रमुख थे। बहलोल लोधी ने अपने मृत्यु से पहले अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र निज़ाम खां को नियुक्त किया था। जिसने अपने मृत्यु से पहले ही अपना उत्तराधिकारी बता दिया था, किसे, निज़ाम खान को, जो कि इसका पुत्र था। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, यानी इसका दूसरा वंश। ठीक है, तो दूसरा उत्तराधिकारी लोधी वंश का सिकंदर लोधी बना 1489 से 1517 ईस्वी। बहलोल का पुत्र निज़ाम खां। ठीक है, जो निज़ाम खां था वो 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि सुल्तान सिकंदर शाह का अन्य नाम क्या था, यानी सिकंदर लोधी का अन्य नाम क्या था। तो निज़ाम खां था। ठीक है, सिकंदर की माँ का नाम ज़ेबंद था, जो कि एक हिंदू सुनार थी। सिकंदर ने तांबे का टका चलवाया था। उसने राज्य का हिसाब किताब रखने के लिए लेखा परीक्षण की स्थापना की थी। किसने, सिकंदर लोधी ने। सैन्य अभियान और देखिए, 1494 ईस्वी में बनारस के समीप एक युद्ध में हुसैन शाह को पराजित किया तथा बिहार को अपने राज्य में मिलाया। किसने, सिकंदर लोधी ने। इस अभियान से उसका जो शासनकाल था वो बिहार से बंगाल तक विजित हो गया था। ठीक है, मतलब इसका क्षेत्र इतना फैल गया था, बिहार से बंगाल तक इसका क्षेत्र फैल गया था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव इसने डाली थी, सिकंदर लोधी ने। ये आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी 1504 ईस्वी में, और 1506 ईस्वी में ये राजधानी भी बनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिल्ली से राजधानी सिकंदर लोधी ने आगरा में स्थानांतरित की। ठीक है, ये आगरा का ये मैप है, तो यहाँ पे स्थानांतरित कर दी गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा। सिकंदर लोधी ऐसा पहला सुल्तान था जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोधी ने 1517 में सिकंदर लोधी की गले की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। सिकंदर लोधी का जो मकबरा है वो इस टाइम प्रेजेंट में दिल्ली में है। सिकंदर लोधी के राजस्व सिद्धांत इसके कैसे कैसे थे। सिकंदर लोधी ने कई हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था, उसे ध्वस्त किया था। ठीक है, सिकंदर लोधी ने जजिया कर को लागू किया। जजिया कर आपके लिए अलग वीडियो आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा। बाकी जजिया कर हम गुलाम वंश से ही करते आ रहे हैं, किसने हटाया, किसने लागू किया, आगे हम मुगलों के शासनकाल में भी करेंगे। ठीक है, जजिया कर एक्चुअल में गैर मुसलमानों पे लगता था, अन्य धर्मों पे लगता था, जो कि मुसलमान नहीं थे। हिंदुओं पे या अन्य धर्मों पे जजिया कर को लगाया जाता था। मुसलमानों को ताजिया निकालने, मुहर्रम का ताजिया निकालने, और जो मुस्लिम स्त्रियां थीं उनको दरगाहों पर और पीरों के मज़ारों पर जाने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर ने भूमि के लिए प्रमाणिक पैमाना शुरू किया, गजे सिकंदरी, जिससे भूमि को नापा जा सके, जो कि 30 इंच का था। ये जो गजे सिकंदरी था, एक गजे सिकंदरी 30 इंच का होता था, जो मुग़ल काल में 1586 ईस्वी तक जारी रहा था। मुग़ल काल तक यही चलता रहा, 1586 ईस्वी तक। ठीक है, रोज़मर्रा की वस्तुएं जैसे खाने पीने की वस्तुएं या और कपड़े, तो इसके शासनकाल में
उससे इसने कर हटा दिया था सिकंदर लोदी ने, जिस कारण व्यापारिक वस्तुएं, रोज़मर्रा की जो वस्तुएं थी, सब्जियां या अन्य सब चीज़ें, वो सस्ती हो गई थी। किसके? सिकंदर लोदी के शासन काल में। इसके साहित्य और विद्वान कौन कौन से थे? सिकंदर लोदी खुद ही पहली बात शिक्षित और विद्वान था, ठीक है। उसने मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए ईरान के विद्वान शेख अब्दुल्ला व शेख अजीज़ुल्लाह को बुलाया कि भारत में मुस्लिम शिक्षा का सुधार कैसे हो सके। लोदी के आदेश पर वज़ीर मियाँ भुआ द्वारा संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ को फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया था, जिसका नाम था फरह सिकंदरी। अनुवाद होने के बाद ये एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था जो कि संस्कृत में था, ठीक है। इसके शासनकाल में संगीत से संबंधित ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना की गई थी, क्योंकि इसे संगीत का काफ़ी शौक था। तो इसके शासनकाल में लज्जत सिकंदर शाही की रचना की गई थी, एक ग्रंथ था। इसके शासनकाल में दो समकालीन जो शासक थे वो देख लेते हैं, जैसे कि गुजरात का शासक और मेवाड़ का शासक, ये पूछा जा सकता है। महमूद बेगड़ा ये गुजरात का शासक था जो कि सिकंदर लोदी का समकालीन था, ठीक है। मेवाड़ शासक राणा सागा, तो ये भी इसके समकालीन थे। समकालीन का मतलब ये होता है कि इनके शासनकाल में और इनके साथ कौन कौन सी सीमाएं लगाते थे राजा या शासन करते थे, यानी इनके शासनकाल में कौन कौन से राजा थे जो जीवित थे, ठीक है। समकालीन उसको बोला जाता है, ठीक है। तो गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा और मेवाड़ शासक राणा सागा, ये इसके समकालीन थे। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोदी के बाद वह लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी के भाई का नाम जलाल खां था, जो कि जौनपुर का शासक नियुक्त हुआ था। यह तो पूरा ही शासक था, लेकिन इसका भाई जलाल खां वो जौनपुर का शासक था। इब्राहिम लोदी के सैन्य अभियान मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है 1518 ईस्वी में ग्वालियर अभियान, ठीक है। 1518 का ग्वालियर अभियान विक्रमजीत, ठीक है, जो कि विक्रमजीत था। उसके बाद 1518 ईस्वी में ही मेवाड़ अभियान, जिसका जो राजा था राणा सागा था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें था बाबर, ठीक है। तो ये तीन इसके महत्वपूर्ण अभियान थे। तो आगे हम ये देखेंगे किसके साथ इसकी विजय हुई, ठीक है, किससे ये हारा। थोड़ा डिटेल में आगे हम इन सब चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि जो पानीपत का युद्ध है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में बनता है। पानीपत के जो तीन युद्ध हम तीनों के बारे में देखेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो मेन हम डिटेल में करेंगे वो हम करेंगे प्रथम युद्ध के बारे में। बाकी जब हम आगे वीडियोस करते रहेंगे तो आगे हम दूसरा युद्ध भी कर लेंगे और तीसरा युद्ध भी कर ही लेंगे, क्योंकि हमारी मध्यकालीन की सीरीज़ वो चली रही है। नेक्स्ट तो चलिए अब आगे देखते हैं इब्राहिम लोदी का ग्वालियर अभियान। इब्राहिम लोदी ने हुमायूं शेखानी को ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, ठीक है। हुमायूं शेखानी को वे वहाँ के तत्कालीन शासक विक्रमजीत ने इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी ग्वालियर की, यानी वो उसने अपने प्राज्य खुद ही स्वीकार कर ली थी। इब्राहिम लोदी का मेवाड़ अभियान कैसा रहा वो देखिए। मेवाड़ के शासक राणा सागा के विरुद्ध इब्राहिम लोदी का जो अभियान था वो असफल रहा। राणा सागा से जो इब्राहिम लोदी था वो हार गया था। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सागा के बीच खतौली स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हारा था, ठीक है। ये आपको अभी पहले ही बता दिया। दोनों के बीच युद्ध का जो प्रमुख कारण क्या था वो था मालवा पर अधिकार करने का प्रमुख कारण था। कारण पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। मेवाड़ अभियान का कारण, तो मालवा पर युद्ध इसका मेन कारण था। ये सब मालवा दोआबा माझा ये सब पंजाब के क्षेत्र हैं, तो मालवा पर अधिकार करना इसका प्रमुख कारण था। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण भेजा था। यहीं से धीरे धीरे फिर किसकी शुरुआत हुई थी? मुगल वंश की। लेकिन ये पूछा जा सकता है इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम आलम खां, तो इसने ही कहा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, क्योंकि इससे इसकी प्रजा भी काफ़ी नाराज़ थी, कई सरदार इसके खुद इससे नाराज़ थे इब्राहिम लोदी ने, तो सभी ने मिलकर ये उसको एक निमंत्रण भेजा, ठीक है, अफगानिस्तान में कि बाबर को यहाँ पे आए और भारत में हमला करे, ठीक है। अब आगे वही हम देखते हैं। दो अभियान हमने कर लिए, ग्वालियर का और मेवाड़ का। लास्ट है पानीपत का। तो पानीपत की युद्ध ये इसका तीसरा अभियान था, ठीक है।
बाकी 2 जो हम करेंगे वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे, जैसे जैसे हमारी वीडियो आती रहेगी। प्रथम युद्ध जो हुआ पानीपत का 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ही हुआ। तो जिस पे ये टिक लगा हुआ ना ग्रीन, वो विजयी था, तो इसमें बाबर विजयी था। द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को, तो इसमें हेमचंद और अकबर के बीच हुआ, तो इसमें अकबर विजयी रहा। तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में सदाशिव ये वहाँ के थे, क्या कहते हैं, मुंबई साइड के, महाराष्ट्र साइड के ये थे, मराठी समझ से। और ये अहमद शाह अब्दाली इसका पूरा नाम था, अहमद शाह अब्दाली। तो इसके बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था। तो ये थे हमारे पानीपत के तीनों युद्ध, ठीक है। लेकिन जो हम इम्पोर्टेंट आज के टॉपिक के हिसाब से करने जा रहे हैं वह है हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। तो प्रथम हम देख लेते हैं। बाकी आपको इसकी अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये मिल जाएगी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी के शासनकाल की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है पानीपत का युद्ध, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में है। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की बुरी तरह हार हुई और बाबर विजयी रहा था। यानी फिर इसके बाद जो लोदी वंश था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। खत्म क्या, उसके बाद कोई आया ही नहीं शासक, वो यहीं से इसका लोदी वंश समाप्त हो गया। 3 शासक हुए थे, ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी आखिरी था। बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी का ईंटों का मकबरा बनवाया। ग्वालियर का शासक विक्रमजीत भी इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध में मारा गया था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का जो 300 वर्षों का शासनकाल था वो समाप्त हो गया था। 300 वर्षों का शासनकाल क्यों? क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत थी वो गुलाम वंश से चलती आ रही थी। गुलाम आए, खिलजी आए, तुगलक आए, उसके बाद लास्ट में सैयद भी आए थे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये लोदी वंश आया। तो यहीं तक हमारी वीडियो थी। सभी जो आपको गिना है सभी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे प्लेलिस्ट पे, जिसमें आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और ये लोदी वंश, सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आई बटन पे भी जाके देख सकते हैं। बाकी जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो हमारी चलती रहेगी। प्राचीन भारत का इतिहास आपको बहुत अच्छे से करवाया है, उसके कम से कम 43 वीडियो हैं, ठीक है। आप उसे भी जाके जरूर देखिएगा हमारे प्लेलिस्ट चैनल पे। वीडियो कैसी लगी, ठीक है, वो बताइएगा, कोई कमी है वो बताइएगा। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।